हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का। इस वीडियो में आपको देखने के बाद यूनिट 3 साइंस के लिए कहीं से देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिलेबस में भी देख सकते हो। ठीक है, हम लोग जो चेंज सिलेबस है, मतलब पहले बार आया था, ठीक है, उसके बाद फिर चेंज हुआ था, जो कि हम लोग जैसा पढ़े थे वैसा ही सिलेबस आ गया है, उसी के बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। ठीक, तो पहला है, तो जैसे ही हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं तो फिर आता है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग। साइंस जो है, जैसे कि आसमान नीला क्यों है, ठीक, पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, ये सब चीज हम लोग को कहाँ से पता चलता है? साइंस से ही पता चलता है। ठीक, उसके बाद सेकंड है, ठीक है, व्हाट मेक्स अ गुड साइंस टीचर। तो गुड साइंस टीचर हमको क्या बनाता है? ठीक है, तो उसका आंसर है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्टिव नॉलेज। अगर आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हैंड ऑन अप्रोच, तो ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हो उसके साथ आप उसमें एक्सपेरिमेंट भी कराओगे, तब जाके बच्चों को समझ में आएगा। ठीक, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना आया, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स जो थे ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाए। ठीक, तो अगर वो एडाप्टेबल होते, ठीक है, कि टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको पता होता, तो जाके वो जो है ऑनलाइन टीचिंग करा पाते। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन वही है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए साइंस टीचर को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा। व्हाट आर द बेस्ट व्हाट आर द बेस्ट वे टू टीच साइंस टू द स्टूडेंट। क्या तरीके हो सकते हैं कि बच्चों को साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए? हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ठीक है, जो पढ़ा रहे हो उस चीज का तुम एक्टिविटी कराओ, एक्सपेरिमेंट कराओ बच्चों को। ठीक है, फील्ड ट्रिप एंड ऑब्जर्वेशन, तो बच्चों को तुम फील्ड ट्रिप में ले जाओ, ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलो। जैसे कि सन जो है, आ, उगते टाइम वो रेड क्यों दिखता है, जिससे कि बच्चा जो है उसके यहाँ क्यूरियोसिटी जागेगा जानने के लिए, नहीं कि रेड क्यों दिखता है करके। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, जो आप पढ़ा रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़ाओ। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा ऐड मत करो। ठीक है, विजुअल एड, तुम एनिमेशंस दिखा रहे हो बच्चों को, ठीक, फोटोसिंथेसिस दिखा रहे हो तो फिर एक सनलाइट आते हुए दिखाना। ठीक है, सनलाइट प्लांट में पड़ रहा है, उसके बाद वो जो है अपना फूड्स बना रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट का यूज करके ऐसे बताओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जैसे कि तुम बच्चों को पता करने बोलो कि सनराइज के वक्त जो सन रेड क्यों दिखता है, तो वो उस चीज के बारे में वो लोग पहले से ही थोड़ा इंक्वायरी करेंगे तो उन लोगों को पढ़ने के लिए ज्यादा इच्छाएं आएगी। ठीक, जो साइंटिफिक स्टडी स्टेप, साइंस को समझने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको कि हम लोग डिटेल में डाल जानेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, आप जो सिलेबस में भी देख सकते हैं, ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन है, साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, आइस जो है मेल्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोग देखिए, ठीक है, कि आइस जो है मेल्ट हो रहा है, ये तुमने ऑब्जर्व किया कि आइस जो है मेल्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आया कि आइस मेल्ट क्यों होता है, बर्फ क्यों पिघलता है करके। ठीक, उसके बाद तुम कुछ हाइपोथेसिस लगाओगे, कुछ अनुमान परिकल्पना करोगे कि सनलाइट पड़ रहा है जिसके कारण जो आइस जो है मेल्ट हो रहा होगा। ठीक, परिकल्पना लगाओगे, लेकिन उस परिकल्पना को सही है यानी गलत ये पता करने के लिए आप तुमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो फिर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? एक बर्फ लोगे, ठीक है, फ्रीज से लोगे बर्फ, और एक जैसा इन्वायरमेंट वहां था सनलाइट में, ठीक है, एक प्याला लोगे और उसमें जो है उसको रखोगे, ठीक है, बर्फ को। वहां तुम
ऑब्जर्व करोगे कि क्या ये भी मेल्ट हो रहा है। अब तुम देखोगे कुछ टाइम बाद कि वो भी मेल्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, मेल्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक, उसमें तुम कुछ डाटा चेक करोगे कितना मिनट में कितना मेल्ट हो रहा है, कितने टाइम में पूरा मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो तुमको ये चीज पता चल जाएगा कि मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो तुमको क्या क्या आंसर मिलेगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो फ्रिज में तो टेम्परेचर लो था, लेकिन जब सनलाइट में लाए टेम्परेचर बढ़ा, तो आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ने और सनलाइट के कारण जो है आइस मेल्ट होता है, ठीक। अब तुम एक कंक्लूजन में आ गए, ठीक। इस टाइप का जो है साइंटिफिक स्टडी स्टेप होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन, केयरफुली लुकिंग एट द थिंग्स अराउंड अस टू अंडरस्टैंड देम। अवलोकन, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना और समझना, कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चनिंग, आस्किंग व्हाई और हाउ समथिंग हैपन। प्रश्न, यह पूछना कि कोई चीज क्यों और कैसे होती है, ठीक है। बर्फ क्यों पिघलता है, ठीक है, बर्फ क्यों पिघलता है, ये सब पूछना जो होता है क्वेश्चनिंग होता है। हाइपोथेसिस, स्मार्ट गेस और आइडिया बेस्ड ऑन ऑब्जर्व। तुमने स्मार्ट गेस लगाया कि सनलाइट की वजह से जो है आइस जो है मेल्ट हो रहा होगा, स्मार्ट गेस लगाया, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, अ टेस्ट वी डू टू चेक और आइडिया हाइपोथेसिस इज करेक्ट। टेस्ट हम लोग करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया वो सही है या गलत, ठीक। प्रयोग, यह जांचने के लिए कि हमारा विचार जो परिकल्पना है सही है या नहीं, ठीक। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट किए वहां से हम लोग को क्या क्या डाटा मिला, ठीक है, क्या चीजें हम लोग को पता चली, ये सब चीज हम लोग वहां से देखेंगे। कितना मिनट में कितना मेल्ट हो रहा है, कितना मिनट लग रहा है कि पूरा मेल्ट हो रहा है, ठीक है। डेटा संग्रह और विश्लेषण। कंक्लूजन, तो फाइनल आंसर मिला कि सनलाइट की वजह से जो है आइस जो है मेल्ट होता है। तो आप लोगों को ये चीज पता होगा, चल गया होगा, साइंटिफिक स्टडी स्टेप, ठीक है। अब आते हैं एम ऑफ साइंस टीचिंग। प्रिपेयर स्टूडेंट टू यूज साइंस इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। स्टूडेंट को तैयार करता है रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। जैसे कि तुम कोई सा प्लांट उगा रहे हो, ठीक है, पौधा लगा रहे हो, तो तुमको साइंस से ही ये चीज पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से उगेगा, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा वायर किससे कनेक्ट करना है, ये सब चीज तुमको साइंस पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड एम है सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडिया, ठीक है। साइंस से हम लोगों को जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, जैसे कि पौधा जो है, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। अब सुनने में ये चीज बहुत वो लग रहा है कि प्लांट अपना खाना खुद कैसे बना सकता है, लेकिन साइंस के थ्रू हम लोग को ये चीज पता चलता है कि पौधा जो है सनलाइट का यूज करके और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके खाना बनाता है, ठीक। थर्ड, हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग, ठीक। उसके बाद फोर्थ है साइंटिफिक टेम्पर, थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। देखो साइंस पढ़ने का हमारा से हम लोगों का जो है थिंकिंग जो है साइंटिस्ट की तरह बन जाता है, ठीक है। जिससे कि कुछ नया चीज सोचने के लिए हम लोगों को मिलता है, ठीक। तो बीइंग क्यूरियस, लॉजिकल एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम एविडेंस। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिविटी, आस्किंग गुड क्वेश्चन। साइंस पढ़ने से हम लोगों का जो क्वेश्चनिंग का तरीका बदल जाता है, ठीक है। ऑब्जर्विंग पैटर्न इन द वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग थिंग इन ए यूनिक वे। जो साइंस पढ़ता है उसका वो जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है वो किसी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक। तो उस स्टार्टिंग में जो ये चीज सब किसी को नहीं पता था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद न्यूटन्स के जरिए हम लोग को पता चला कि ग्रेविटेशन जो होता है, कोई सा ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, वो अर्थ जो खींचता है उसी को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है साइंटिस्ट, ये जो साइंस का इवोल्यूशन भी हम लोगों का, ये जो है साइंस का एम है, ठीक है।
इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन साइंस एंड अदर करिकुलर एरियाज, 8th पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेचर ऑफ साइंस नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएट क्यूरियोसिटी, साइंस पढ़ने से हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता है इसमें, एग्जामिनेशन ऑफ इम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है, चैलेंजेस इन साइंस टीचिंग, मेमोराइजिंग विथआउट लर्निंग, ठीक है, जो स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट फॉर एग्जाम बट डोंट रियली अंडरस्टैंड देम, जो बच्चा जो है वो याद तो कर लेता है, रट तो लेता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो समझ नहीं पाता। जैसे कि एग्जाम्पल है, पीरियोडिक टेबल बच्चा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें कैसे एलिमेंट रिएक्ट होते हैं उसके बारे में उनको नहीं पता होता है, ठीक है। सेकेंड, नो फन एक्सपेरिमेंट, स्कूल में नॉट हैव लैब्स और टूल्स टू डू एक्सपेरिमेंट और साइंस फील बोइंग, तो ठीक है, स्कूल में पूरे लैब्स और टूल्स नहीं होते एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसके कारण साइंस जो है बोरिंग लगने लगता है, ठीक। ओल्ड सिलेबस, करिकुलम डजंट इंक्लूड न्यू डिस्कवरीज, सो स्टूडेंट लर्न आउटडेटेड थिंग्स, जो करिकुलम में है उसमें सिर्फ ओल्ड सिलेबस ही चल रहा है, बहुत पहले से वही एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक, अभी भी वही चल रहा है, ठीक। तो जैसे कि एग्जाम्पल, टीचिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत पहले से वही चल रहा है, ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट लाइक आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये सब चीज सिलेबस में ऐड नहीं किया जाता। फियर ऑफ साइंस, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो साइंस से डरते हैं, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो साइंस के जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जिसके कारण हिंदी मीडियम वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नॉट इनफ टाइम, ठीक है, जो टीचर जो है उनके पास टाइम नहीं रहता, वो पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर रहते हैं, ठीक है, कि सिलेबस कब खत्म होगा, तो जिसके कारण स्टूडेंट को जो है समझने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, ठीक। टीचर स्किप एक्सपेरिमेंट टू फिनिश द चैप्टर ऑन टाइम, टीचर जो है एक्सपेरिमेंट को छोड़ देते हैं चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। फोकस ऑन एग्जाम टेस्ट मेमोराइजेशन नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो स्टूडेंट डोंट लर्न डीपली, तो जो चैलेंजेस है उसमें, जो साइंस है उसको ना सिर्फ रटने के लिए फोकस किया जाता है, ना कि उसको बहुत अच्छे से उस चीज को समझाया जाए। हम लोग एग्जाम में देखो, जैसे कि फोर्स का डेफिनेशन लिख तो लेते हैं बच्चे, लेकिन उसमें उनको एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इनमें से आपको कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा और आप आंसर आराम से दे दोगे। कंटेंट सिलेक्शन इन साइंस, ठीक है, और देखो दोस्तों, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं से बेच लिए हो तो वहां पे भी ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। हाँ, कंटेंट सिलेक्शन इन साइंस, रियल लाइफ रेलिवेंस, इंक्लूड एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन फ्रॉम डेली लाइफ, जो कंटेंट है उसमें हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स डालें ताकि बच्चे बहुत अच्छे से उस बच्चों को क्लियर हो जाए। सिंपल एंड क्लियर, अवॉइड टू मच डिटेल, फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, बहुत सारा डिटेल्स को रखने की वजह से डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है। हैंड्स ऑन लर्निंग, इंक्लूड एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ऐड करना, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से समझ पाए बच्चे। कंटेंट शुड इंगेज स्टूडेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। स्पोर्टिंग ऑफ सीड्स, ठीक है, देखो जैसे तुम साइंस में एक पौधा बीज अंकुरित करोगे, ठीक है, बीज लगाओगे, तो उसको तुम बहुत सारे टाइम तक लगेगा, तुम रोज आओगे उसको देखोगे, ठीक है, नहीं कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है, जैसे आज तुम एक बीज को डाले मिट्टी में, ठीक है, एक लैब में उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो दूसरे दिन आओगे रो देखोगे कि नहीं अंकुरित हुआ या नहीं, हाँ, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद आओगे फिर देखोगे कि नहीं अंकुरित हुआ या नहीं, तो इससे लॉन्ग ड्यूरेशन जाएगा और आपको एक एक दिन का जो है कैसे चेंजेस आते हैं उस चीज के बारे में पता चलेगा, ठीक है। फिफ्थ, कंटेंट शुड बी कैटर द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट, मॉडल, डायग्राम, वर्बल डिस्क्रिप्शन, ऑडियो विजुअल, फिल्म, एनिमेशन, ठीक है।
तो बच्चों को जो है ये सब चीज़ का मॉडल्स बना के समझाओगे तो फिर उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डायग्राम के थ्रू बताओगे तो ठीक है। जैसे आप कहीं का मैप के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो पहले उनको एक मैप दिखा दोगे, वहाँ कहाँ चीज़ क्या लोकेटेड है, वो सब ऐसे बताओगे तो बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑडियो विजुअल, फिल्म, एनिमेशन, एनिमेशन के जरिए समझाओगे तो बहुत अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, ये तो साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। आप तो ये सब पॉइंट्स तो बता दिया हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक फेनोमेना ऑफ नेचर, ग्रेविटी। ठीक है, ये भी सिलेबस से ही है दोस्तों। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन और अर्थ पुल थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, गुरुत्वाकर्षण। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है या फिर अर्थ उसको अपने साइड खींचती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ नेचर्स के नेचुरल फेनोमेना है। इवापोरेशन, व्हेन वाटर हीट्स अप एंड टर्न इनटू वेपर। ठीक है, वाष्पीकरण, जब पानी गर्म होकर भाप जो बन जाता है उसी को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाप बन के वो जो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसी को। कन्वेक्शन, व्हेन हॉट एयर और वाटर राइजेस एंड कोल्ड एयर और वाटर मूव्स डाउन। देखो, जब एयर जो है गर्म है वो ऊपर चले जाएगा, तो जो ऊपर का जो ठंडा एयर है वो नीचे आएगा, एयर या फिर वाटर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, जब गर्म हवा या पानी ऊपर उठता है और ठंडी हवा या पानी नीचे की ओर जाता है, उसी को हम लोग संवहन या फिर कन्वेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट बेंड्स इट पास थ्रू वाटर और ग्लास। लाइट जो है बेंड करता है जब किसी ग्लास से पास होता है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम्स में जब लाइट पास होता है तो वो बेंड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। आवर्तन, जब प्रकाश की धारा मुड़ती है तो वह पानी या कांच से होकर गुजरती है। ठीक है, जब प्रकाश की धारा मुड़ती है जब वह पानी या फिर कहीं कांच से जब वो गुजरती है। रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट बाउंस बैक फ्रॉम सोर्स लाइक मिरर। रिफ्लेक्शन, जब लाइट जो है बाउंस बैक होती है, जैसे तुम मिरर पे टॉर्च डालोगे वो लाइट फिर वापस आएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इरोजन, व्हेन विंड और वाटर स्लोली वियर्स अवे सॉइल और रॉक्स। ठीक है, देखो, इरोजन मतलब कहीं पे तुम ट्यूबवेल चालू किए और पानी को जो है वहां छोड़ दिए, तो पानी जैसे ही आएगा तो वहां पे आसपास जितने भी पत्थर होंगे उस चीज को हटा देगा ना, वहां का जितने भी सामान होंगे उसको। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन। डिकम्पोजिशन, व्हेन समथिंग ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट ओवर टाइम। ठीक है, कुछ चीज का ब्रेक होना बहुत टाइम में, उसी को हम लोग अपघटन या फिर डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जब कोई चीज समय के साथ छोटे हिस्सों में टूट जाती है। तो दोस्तों अब जो है इंडिया के फेमस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आना कंफर्म है। इनमें से कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट, एक इंडियन फिजिसिस्ट से हु डिस्कवर द रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, जो कि आसमान नीला क्यों दिखता है या फिर जो पानी जो है वो नीला क्यों दिखता है, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कवर किया। विच एक्सप्लेन द स्केटरिंग ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट को भी उन्होंने डिस्कवर किया। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930। ठीक है, 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, उनको जो रमन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट की वजह से, हु फॉर दिस डिस्कवरीज हिज वर्क लीड टू फाउंडेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो जैसे फ्रिज में के थ्रू जो लाइट हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कलर में वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ठीक है, उस चीज के बारे में इन्होंने बहुत कुछ थ्योरियां दी थी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। वाज द सीवी रमन वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन साइंस। तो इंडिया के तो थे ही पहला नोबेल प्राइज लेने वाले, वो पूरा एशिया के भी सबसे फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे।
ठीक है। एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। सीवी रमन भारतीय भौतिक विज्ञान थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, जिसने प्रकाश के परिकिरण को समझा, प्रकाश के प्रिय परिकिरण को जो है सीवी रमन समझाए। इस खोज के लिए उन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, ठीक है। उनका काम ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की नींव रखी, ठीक है। वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे, ठीक। होमी जहांगीर भाभा 1909 से में उनका जन्म हुआ था। वाज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एंड फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। जो फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम पूछेगा तो होमी जहांगीर भाभा आपको सेलेक्ट करना है। ही प्लेड अ रोल इन स्टेब्लिशिंग TIFR, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। वो तो जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रिसर्चिंग के, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के रिसर्चिंग है जो TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। इसको स्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने स्टेब्लिश किया था। हिज वर्क हेल्प इंडिया डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी। तो आज जो भी हमारा देश न्यूक्लियर एनर्जी के कारण अचीव किया है, वो सिर्फ होमी जहांगीर भाभा के वजह से ही है। ही इनविजनेड इंडिया सेल्फ रिलायंस इन न्यूक्लियर पावर। तो उनका ड्रीम था कि जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंस हो जाए, मतलब दूसरे देश पे डिपेंड ना रहे न्यूक्लियर पावर के लिए, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा, ठीक, एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञान, ठीक है, के जनक माने जाते हैं, ठीक है। परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काम ने भारत को परमाणु ऊर्जा और विकसित करने में मदद की, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। ये फिजिसिस्ट भी थे और बायोलॉजिस्ट भी थे। हु डिस्कवर्ड पियोनीड वायरलेस कम्युनिकेशंस। तो आज जो हम लोग मोबाइल्स के थ्रू बात करते हैं या फिर जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो इन्हीं की देन है, ठीक है। जिन्होंने वायरलेस संचार और प्लांट फिजियोलॉजी में अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। और ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी उन्होंने बहुत अच्छा उनका बहुत बड़ा योगदान था। ही प्रूव्ड दैट प्लांट हैव लाइफ एंड रेस्पोंड स्टिमुली। मतलब जो पौधा है उनमें भी जिंदगी होती है, ठीक है, वो भी हमारी तरह महसूस कर सकते हैं। इस चीज के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। ही आल्सो इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ टू मेजर द प्लांट ग्रोथ। तो उन्होंने क्रेस्कोग्राफ डिस्कवर किया है जो कि प्लांट का ग्रोथ को, जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। फॉर हिज वर्क इन रेडियो वेव लेड द फाउंडेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रेडियो वेव जो है वो एक नींव रखा, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए उसने तो पहला नींव रखा है, ठीक। तो विक्रम साराभाई 1919, ठीक है, वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई जो थे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, ठीक है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक। उन्होंने आंतरिक प्रौद्योगिक को उन्नत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। ही स्टेब्लिश द इसरो के स्टेब्लिश भी विक्रम साराभाई ने किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी। ही प्लेड द की रोल इन लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट को लॉन्च करने के टाइम वो उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनका पूरा योगदान था। ठीक है। ही विजन हेल्प डेवलप स्पेस रिसर्च एंड न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया। उनका विजन था कि जो इंडिया का भी कोई सा सैटेलाइट बाहर ऐसे घूमे, ठीक है, बाहर इंडिया का खुद का सैटेलाइट हो, ठीक है, तो उनका यह विजन था। ठीक है। उनके दृष्टिकोण ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु विज्ञान को विकसित करने में मदद की। सत्येंद्र नाथ बोस वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, एक फिजिसिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम। इनका जो क्वांटम के ऊपर काम जो है उसी के कारण ही बहुत ज़्यादा फेमस है। आल्सो वर्क विथ आइंस्टाइन, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ भी काम किया इन डेवलपिंग फाउंडेशन फॉर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक एंड थ्योरी ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक एंड थ्योरी ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो थ्योरीज हैं देने में हेल्प की है। द क्लास ऑफ पार्टिकल दैट ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक बोसोन वाज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है। जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है उसमें बोसोन वाज नेम्ड, जो नेम है। तो अब वुमेन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले आनंदबाई जोशी। ठीक है, इनका जन्म 1865 में हुआ था और 1887 में इनका मृत्यु हुआ था। फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन, शी अर्न अ मेडिकल डिग्री इन द यूएस एंड पावर्ड द वे ऑफ इंडियन वुमेन इन मेडिसिन। ठीक है, तो ये पहली महिला थी जिसने यूएस में मेडिकल डिग्री हासिल किया था। ठीक है, तो ये जो है आनंदबाई जोशी के कारण ही बहुत सारे महिलाएं जो है आज डॉक्टर बनी है। ये पहले डॉक्टर थी। ठीक है। डिस्पाइट हर शॉर्ट लाइफ, इनका जिंदगी जो था देख सकते हैं 65 टू 87, मतलब वही 22-23 साल का ही था तब वो खत्म हो गए। ठीक है। शी इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ वुमेन टू परस्यू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे लड़कियों को इंस्पायर किया कि पढ़ाई करने के लिए और मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। पहली भारतीय महिला चिकित्सक, उन्होंने अमेरिका में मेडिकल की डिग्री हासिल की और भारतीय महिलाओं के लिए चिकित्सा के मार्ग प्रस्तुत किया। अपने छोटे जीवन में के बावजूद उन्होंने महिलाओं की पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ठीक, तो वो स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी और वो स्वास्थ्य के लिए बाकियों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट की। जानकी अमल, ठीक है, वाज एन इंडियन बोटनिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन साइटोजेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। इनका योगदान जो है साइटोजेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग में है। ठीक है, एक बोटनिस्ट थी। सी इम्प्रूव शुगर केन वेराइटीज एंड कंट्रीब्यूट हाइड्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने बहुत सारे शुगर केन वेराइटीज डिस्कवर किए या उसको इम्प्रूव किए। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन हाइड्रोबायोलॉजी में भी था। अ प्योनियर इन कंजर्वेशन, सी वर्क टू प्रोटेक्ट इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो इंडियाज का जो बायोडाइवर्सिटी है तो उसको प्रोटेक्ट करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। जानकी अमल भारतीय वनस्पति शास्त्री थे। ठीक है, वनस्पति शास्त्री थे जो जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स और पादप प्रजनन में अपने काम के लिए जानी जाती थी। उन्होंने गन्ने की किस्मों में सुधार किए, जो शुगर केन है उसका वैरायटी में काम किया है। ठीक है, हाइड्रोबायोलॉजी में योगदान दिया है। संरक्षण और अग्रणी, उन्होंने भारत के जैव विविधता को रक्षा के लिए काम किया। उन लोग को जो कंजर्वेशन है उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। ठीक है। कल्पना चावला 1962 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनका मृत्यु हो गया। वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस।
तो ये पहली महिला थी जिसने स्पेस में गया, इंडिया की पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। सी फ्लेव ऑन टू नासा मिशन इंस्पायरिंग मिलियंस। तो नासा का मिशंस में ये जुड़ी थी जिसके कारण वो स्पेस में गई थी और इसने मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया है। सी ट्रेजिकली डाइड इन कोलंबिया स्पेस शटल जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, बट लेफ्ट लास्टिंग लेजेसी इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक, तो इनका कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना 2003 में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक स्थायी विरासत छोड़ी। मतलब जो इस प्रोग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान, जो कि मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, ये अभी भी बहुत लोगों को जो है इंस्पायर की, ऐसा टाइप का कुछ है। आसिमा चटर्जी, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1917 और 2006 में इनका मृत्यु। वास एन इंडियन ऑर्गेनिक केमिस्ट नोन फॉर हर रिसर्च इन फोटोमेडिसिन। ठीक है, इनका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट थी जो कि रिसर्च की थी फोटोमेडिसिन में। ठीक है, सी डेवलप्ड ड्रग्स फॉर मलेरिया। ठीक है, ड्रग्स बनाया था मलेरिया के लिए, इपिलेप्सी एंड कीमोथेरेपी। तो इन्होंने ड्रग्स बनाया था मलेरिया के लिए, इपिलेप्सी एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब जैसे कुछ रेस डालना बॉडी में, ठीक है, जो जैसे कैंसर पेशेंट्स को रे मतलब लाइट के थ्रू एक रे डाला जाता है, एक लाइट टाइप का होता है जो कि रे डाला जाता है, उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। यूजिंग प्लांट बेस्ड compound, her work is contributed significantly in medical chemistry in India। तो मेडिकल केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आसिमा चटर्जी का ऑर्गेनिक केमिस्ट थी। ठीक है, एक भारतीय कार्बनिक रसायनज्ञ थी जो फोटोमेडिसिन में अपने शोध के लिए जानी जाती थी। उन्होंने पौधे आधारित यौगिक का उपयोग करके मलेरिया, मिर्गी और कीमोथेरेपी के लिए दवाएं विकसित की। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था मलेरिया और कीमोथेरेपी वगैरह पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये कौन से फील्ड से बिलोंग करती थी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट थी, ये सब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं राजेश्वरी चटर्जी, जिनका जन्म हुआ था 1922 में और 2010 में इनका मृत्यु हुआ था। वास कर्नाटका फर्स्ट फीमेल इंजीनियर, कर्नाटका की पहली फीमेल इंजीनियर थी एंड एक्सपर्ट इन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। और ये जो एक्सपर्ट थी माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, सी गाइड 20+ पीएचडी स्टूडेंट। तो इन्होंने 20+ पीएचडी स्टूडेंट को गाइडेंस दिया था, मतलब इनके द्वारा 20+ पीएचडी स्टूडेंट तैयार हुए। ठीक है, एंड ऑथर्ड सेवेरल बुक्स। ही रिसर्च कंट्रीब्यूट टू रेडार एंड एंटीना। ठीक है, तो उनके शोध ने रेडार और एंटीना में योगदान दिया। ठीक है, आदिति पंत इज एन इंडियन ओशियनोग्राफर एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट अंटार्कटिका। ये एक इंडिया की ओशियनोग्राफर हैं, ठीक है, जो कि पहली महिला है जो कि अंटार्कटिका में विजिट करते हैं, आदिति पंत। सी कंट्रीब्यूटेड मरीन साइंस एंड प्लेड की रोल इन इंडियाज अंटार्कटिका रिसर्च प्रोग्राम। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो भी ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, 4th यूनिट का, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से और समझा पाऊँ। ठीक, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अगर मेरा नोट्स अच्छा लगे और समझाने का तरीका भी अच्छा लगे तो। थैंक यू।